गद्य खंड का 3rd चैप्टर और आपकी बुक का 12th चैप्टर लखनवी अंदाज, जिसके जो राइटर हैं वो यशपाल जी हैं। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग चले थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन है, या हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान है, या फिर ये किस युग के कवि हैं। ठीक है, तो जो यशपाल जी हैं वो प्रेमचंदोत्तर यानी कि प्रेमचंद जी के समकालीन हैं और एक प्रगतिवादी युग के हैं, बहुत बड़े कथाकार भी हैं और हिंदी की विधाओं में इन्होंने अपना योगदान दिया है। जैसे कि आप कहानी देख लें, उपन्यास देख लें, इसमें इनके बहुत सारे रचनाएं भी आप पाएंगे। ठीक है, और एक साहित्यकार के साथ साथ ये एक क्रांतिकारी भी थे, यानी कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भी इन्होंने क्या किया है, उस आंदोलन में भी हिस्सा लिया है। तो इस तरीके से देखें तो ये एक देश को स्वतंत्रता आंदोलन में भी या देश को स्वतंत्र कराने में भी इनका योगदान रहा है, और साथ ही साथ हिंदी साहित्य को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने में भी इनका योगदान रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जिसके कारण से भारत सरकार ने इनको 1970 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। और इनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो लोगों को प्रेरित करती हैं, जैसे कि दिव्या, देशद्रोही, मेरी तेरी उसकी बात, ये एक उपन्यास है, और साथ ही साथ एक झूठा सच, ये भी एक उपन्यास है जो काफ़ी लोकप्रिय रहा। धर्मयुद्ध, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। इनकी एक कहानी है पिंजड़े की उड़ान जो काफ़ी लोकप्रिय है। तो इस जो यशपाल जी हैं वो एक बहुत बड़े कथाकार भी हैं और एक बहुत बड़े उपन्यासकार भी हैं और प्रगतिवादी युग के एक बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं। और इस लेसन में यानी कि ये जो लखनवी अंदाज, ये जो लेसन है, इस लेसन में जो लेखक है वो सामंती वर्ग, ठीक है, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर एक व्यंग कर रहा है। पहले के टाइम में क्या था कि समाज जो था वो 2 भागों में विभाजित था, एक उच्च वर्ग था, एक निम्न वर्ग था। उच्च वर्ग जो राज करता था, निम्न वर्ग जो काम करता था, यानी कि उच्च वर्ग सामंती वर्ग जो शासक था और निम्न वर्ग जो शोषित था। शासक राज करते थे और शोषित उनके अत्याचारों को सहते थे। तो पहले के टाइम में ये लोगों का सोच था, ठीक है, कि हम राज करने के लिए बने हैं। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बहुत परिवर्तन होता गया और शोषित जो है वो अब शोषित नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन सामंती वर्ग जो था वो अब शासन तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन अभी भी उनके अंदर वो दिखावे की जो प्रवृत्ति है वो ख़त्म नहीं हुई है। तो उसी पर इस कहानी में लेखक ने क्या किया, व्यंग किया है और सामंती वर्ग के बारे में बताया है कि ये वर्ग क्या अभी भी वास्तविकता से बिल्कुल भी बेखबर है और एक कृत्रिम, ठीक है, आर्टिफिशियल दिखावटी जीवन जीने में विश्वास करता है। ठीक है, ऐसा वर्ग सामान्य जनजीवन से क्या है, बिल्कुल कोसों दूर है और स्वयं को एक अलग कैटेगरी में मानता है। ऐसा मानता है कि जो और लोग हैं वो उनके बराबर नहीं है। तो इस तरह से आज के समय में सामंती वर्ग या उसकी मानसिकता के व्यक्ति, ऐसा नहीं कि आज के वर्ग में नहीं है, आज के वर्ग में भी है, आने वाले टाइम में भी रहेंगे और पहले वाले टाइम में भी थे, यानी कि हर समय में भी ये क्या है, सामंती वर्ग वाले व्यक्ति रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे उनकी सोच में परिवर्तन आता गया। अब वो शासक नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी उनके अंदर दिखावे की प्रवृत्ति है। तो इस कहानी में जो लेखक है वो इसी सामंती वर्ग पर क्या कर रहे हैं, एक कटाक्ष कर रहे हैं, एक व्यंग कर रहे हैं जो आज के समय की वास्तविकता से बिल्कुल दूर है। इस कहानी में लेखक ने सामंती वर्ग पर एक व्यंग किया है, ठीक है, और व्यंग करने के साथ साथ अपने इस व्यंग को प्रमाणित भी किया है और कहा है कि बिना किसी विचार के भी नई कहानी लिखी जा सकती है। इसके लिए किसी विशिष्ट पात्र की या पृष्ठभूमि की या एक परिवेश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे लेसन में लेखक ने क्या किया, सामंती वर्ग के ऊपर एक व्यंग किया है और ये उनके दिखावे की जो संस्कृति है उस पर क्या, उसको दिखाया है कि वो किस तरीके से आज वो उस मुकाम में नहीं है लेकिन अभी भी अपने आप को उसी मुकाम पर रखते हैं, ठीक है, और लोगों की हंसी का पात्र बनते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने उसी चीज़ को बताने का प्रयास किया है अपनी इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। इस लेसन का जो टॉपिक है वो है लखनवी अंदाज।
लखनऊ, लखनवी, हम लोग बोलते हैं ना कि लखनऊ क्या है, नवाबों का शहर है। और नवाब मतलब क्या है, उच्च वर्ग के लोग। और उच्च वर्ग मतलब कि सामंती वर्ग के लोग। और सामंती वर्ग के लोग मतलब कि ऐसे लोग जो दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ने उन्हीं दिखावे की प्रवृत्ति वाले लोगों पर व्यंग किया है और कहा है कि किस तरीके से आज वो लोग क्या हैं, आज भी समाज में है और किस तरीके से अपने दिखावे की प्रवृत्ति के कारण वो दिखावा करते हैं और कभी कभी वो समाज में हंसी का पात्र भी बन जाते हैं। इस कहानी में कोई पात्र नहीं है, कोई घटना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लेखक ने इस कहानी को लिखा है और ये चीज़ बताया है कि बिना पात्र और बिना घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। और भले ही उस बहुत ज़्यादा उसमें बताने के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन वो कहानी लिखी भी जा सकती है और उसको पढ़ा भी जा सकता है। तो लेखक यहाँ पर यही भी चीज़ बता रहा है। लेखक बता रहा है कि उन्हें एक कहानी लिखना था या फिर अपने विचारों को पन्नों पे लिखना था। इसके लिए वो सोचते हैं कि वो क्या करें, सेकंड क्लास मतलब इतना तो उनका बजट नहीं था कि वो फर्स्ट क्लास का टिकट ले सके। इसीलिए वो सोचते हैं कि सबसे एकांत समय कहाँ मिल पाएगा, ट्रेन में मिल पाएगा। तो चलो ट्रेन की यात्रा कर लेते हैं, सेकंड क्लास का वो एक टिकट लेते हैं और जाकर वो ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन जब वो ट्रेन में जाते हैं, ठीक है, तो उनकी ये इच्छा होती है कि वो ट्रेन में जाए, खाली सीट मिले और खिड़की के पास का जगह मिले, ताकि वो क्या करे, वो प्राकृतिक दृश्य को देख सके और शांति में उनके दिमाग में नए नए विचार आए, वो कुछ सोच सके और फिर अपनी सोच को वो एक लेखन का रूप वो दे सके। तो इस तरीके सोच कर लेखक क्या करता है, सेकंड क्लास का टिकट लेता है और उस रेल के डिब्बे में बैठ जाता है। लेखक यहाँ पर यही कह रहा है कि गाड़ी छूटने वाली होती है, सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर, ठीक है, जरा तेज़ दौड़कर लेखक उसमें क्या करता है, चढ़ जाता है। और जैसे ही वो चढ़ता है वैसे ही उस डिब्बे में उसे मिलते कौन है, नवाब साहब। यानी कि नवाब साहब की उपस्थिति उस डिब्बे में उसे मिलती है। यानी कि जिस डिब्बे को लेखक खाली समझकर चढ़ा था उसमें पहले से ही नवाब साहब क्या थे, पलथी मारकर बैठे हुए थे। और उन्होंने अपने सामने क्या किया, वो एक सफ़ेद पोश सज्जन मतलब क्या है, ठीक है, एक ब्लैक कोट होता है, एक वाइट कोट होता है। सबको पता है कि ब्लैक कोट और वाइट कोट का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर वो यही चीज़ बता रहे हैं कि वो एक सफ़ेद पोश सज्जन क्या है, पलथी मारकर बैठे हुए थे और सामने उनके दो ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद आने से सज्जन की आँखों में एकांत चिंतन में विघ्न और असंतोष दिखाई दिया। तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आप यही चीज़ पाएंगे कि लेखक जब उस डिब्बे में चढ़ता है तो सामने जब वो नवाब साहब को देखता है कि नवाब साहब पलथी मारे बैठे हैं, तो और उनके सामने क्या है, दो ताज़े चिकने खीरे तौलिए पे रखे हुए हैं। लेखक के उस डिब्बे में चढ़ने से नवाब साहब क्या करते हैं, कोई उत्साह नहीं दिखाते हैं, बल्कि वो उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्या मतलब मेरे सामने चला आया है, क्योंकि वो तो दिखावे की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति रहते हैं। और एक सफ़ेद पोश इंसान के सामने खीरे जैसी साधारण वस्तु खाने को रखी हो तो कहीं ना कहीं वो उसके स्टैंडर्ड को क्या करेगा, डाउन ही करेगा। तो वो यही सोचते हैं कि लेखक क्यों उस डिब्बे में चढ़ आया, क्योंकि कहीं ना कहीं लेखक अगर वहाँ बैठेगा तो नवाब साहब उस खीरे के टुकड़े को खाने में क्या करेंगे, संकोच महसूस करेंगे। इसीलिए लेखक क्या करते हैं, नवाब साहब क्या करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं और कहीं ना कहीं वो एक अनकंफर्टेबल फील करते हैं लेखक के आने से। तो यहाँ पर जो लेखक है वो यही चीज़ बता रहा है कि किस तरीके से जो नवाबी लोग होते हैं, ठीक है, हालांकि नवाबी लोग हैं तो उनके सामने बहुत सारी खाने की अच्छी चीज़ें रखी होनी चाहिए, उन्हें सेकंड क्लास में नहीं बल्कि फ़र्स्ट क्लास में बैठे होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो सेकंड क्लास में और खीरे जैसी साधारण चीज़ खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, वो हम जैसे साधारण ही हैं, लेकिन बस अपने आप को नवाब बन रहा है और सामंती वर्ग से जुड़ा हुआ समझ रहा है। तो इसीलिए उनके अंदर दिखावे की प्रवृत्ति है। और यहाँ पर लेखक वही बता रहा है कि अपने दिखावे की प्रवृत्ति के कारण ही वो एक साधारण से खाने की चीज़ को किस तरीके से दिखाते हैं लेखक के सामने, उसी चीज़ पे लेखक ने यहाँ इस कहानी में व्यंग किया है।